है जो आपके मेन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बिल आपकी मंथली स्टेटमेंट में नहीं दिखता। साउंड टेम्पटिंग है ना, पर रिस्की भी। पता है, गवर्नमेंट्स भी कभी कभी देश के फाइनेंसेस के साथ कुछ ऐसा ही करती हैं। आज हम एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हम 20 कॉम्प्लेक्स नेशनल इश्यूज को हिडन गवर्नमेंट डेट से लेकर स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर तक सिंपल मेमोरेबल आइडियाज में बदलेंगे। ये सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं है, ये उनके पीछे की स्टोरी को समझने के बारे में है। एग्जैक्टली और हम इसे एक मास्टर क्लास की तरह टैकल करेंगे। शुरू करेंगे इकोनॉमी से, जिसमें हम उन हिडन क्रेडिट कार्ड्स यानी ऑफ बजट बोरोइंग्स जैसी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स के लिए गेम कैसे चेंज कर रही है। उसके बाद हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस और नेशनल सिक्योरिटी के नए फ्रंटियर्स जैसे साइबर वॉरफेयर को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम बड़े स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर बात करेंगे। हर टॉपिक के लिए हम सिर्फ ये नहीं तोड़ेंगे कि क्या है, बल्कि ये भी कि ये क्यों मैटर करता है और इसे आसानी से कैसे समझाया जाए। रेडी हैं शुरू करने के लिए? Let's do it. तो सबसे पहले आइए देखते हैं गवर्नमेंट के वॉलेट से जुड़ा एक सवाल। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ बजट बोरोइंग्स? डिस्कस द वेरियस इश्यूज एसोसिएटेड विद देम। ऑफ बजट बोरोइंग्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये वही हिडन क्रेडिट कार्ड जैसा है जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। बेसिकली ये वो लोन्स हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज लेती हैं, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स को फंड करने के लिए। मगर इसकी खास बात यह है कि ये लोन्स ऑफिशियल यूनियन बजट में नहीं दिखते। तो गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन उस साल के फिस्कल डेफिसिट में वो डेट ऑफिशियली काउंट नहीं होता। अच्छा, तो जैसे अगर गवर्नमेंट को एक बड़ा सा हाईवे बनाना है पर वो अपने डेफिसिट नंबर्स को खराब नहीं करना चाहती, तो वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से कह सकती है कि वो डायरेक्ट मार्केट से पैसा बोरो कर ले। प्रिसाइसली, एकदम सही समझा। और जबकि ये क्लेवर वर्क अराउंड लगता है, इससे कुछ सीरियस रेड फ्लैग्स खड़े होते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो देश के चीफ फाइनेंशियल वॉचडॉग है, और 15th फाइनेंस कमीशन, दोनों ने इसके खिलाफ वार्निंग दी है। कोर प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारी फिस्कल हेल्थ की असली तस्वीर छुप जाती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल इग्नोर कर रहे हैं। डेट तो वही है और वो बढ़ भी रहा है। सही बात है। तो अगर किसी को इसके इश्यूज को आसानी से समझाना हो तो उन्हें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। पहले डिफाइन करो कि ये क्या है, एक हिडन लोन। दूसरा, इसके मेन प्रॉब्लम्स बताओ। सोर्सेज 4 बड़े इश्यूज हाईलाइट करते हैं। 1, इट इवेड्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। देखिए, पार्लियामेंट बजट अप्रूव करती है, लेकिन क्योंकि ये लोन्स बजट के बाहर होते हैं तो इन पर कोई डिबेट या ओवरसाइट नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट बड़े बड़े डेट्स ले रही है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को उस पर सवाल करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर एक चोट है। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी का इशू है। हाँ। दूसरा, इट अंडरस्टेट्स द रियल फिस्कल डेफिसिट। इससे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जितने हेल्दी हैं उससे ज्यादा हेल्दी दिखते हैं, जो इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसीज को मिसलीड कर सकता है। तीसरा, देयर इज अ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये गवर्नमेंट एजेंसीज अक्सर गवर्नमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर बोरो करती हैं, जिसका मतलब है कि आखिर में हम यानी टैक्स पेयर्स ज्यादा पैसा चुकाते हैं। और चौथा, इट रिड्यूसेस फिस्कल डिसिप्लिन। इससे एक कल्चर बनता है लूप होल्स ढूंढने का, ना कि फाइनेंसेस को जिम्मेदारी से मैनेज करने का। तो प्रेजेंटेशन टिप ये होगी कि सिंपल डेफिनेशन से शुरू करें, फिर ये 4 क्लियर प्रॉब्लम्स उनके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लिस्ट करें और ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस पर कंक्लूड करें। परफेक्ट। प्रैक्टिस सेइंग डेफिनेशन से शुरू करें, अ हिडन लोन। फिर 4 इश्यूज समझाएं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हिडन डेफिसिट, हायर कॉस्ट और पुअर डिसिप्लिन। और आखिर में फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पर जोर देकर कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, ऑफ बजट बोरोइंग्स गवर्नमेंट के छुपे हुए कर्ज हैं जो डेमोक्रेटिक ओवरसाइट को कमजोर करते हैं और देश के फाइनेंसेस की एक खतरनाक रूप से अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। ओके, तो हिडन मनी से अब एक बहुत ही विजिबल प्रॉब्लम पर आते हैं, एग्रीकल्चर। Question 2. Do you agree that the agriculture sector in India needs a separate budget for its transformation? Substantiate. ये एक काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है। हाँ, और सोर्सेज इसके येस में कुछ पावरफुल डेटा देते हैं। जैसे दलवाई कमेटी, जो फार्मर्स की इनकम डबल करने पर बनी थी, उसने पाया कि हमारा 40% फूड ग्रेन वेस्ट हो जाता है। 40%? हाँ, 40%, मोस्टली खराब सप्लाई चेन्स की वजह से। और शांता कुमार कमेटी ने नोट किया कि सिर्फ 6-7% फार्मर्स को ही MSP जैसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम्स का फायदा मिल पाता है। वाओ, 40% वेस्ट तो बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे देश में बनने वाली हर 10 रोटी में से 4 प्लेट तक पहुंचने से पहले ही फेंक दी जाती हैं। लेकिन क्या एक अलग बजट इसे सच में सॉल्व कर देगा? कहीं इससे और ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और एक नई मिनिस्ट्री मैनेज करने का झंझट तो नहीं बढ़ जाएगा? ये एक की काउंटर आर्ग्यूमेंट है और काफी वैलिड भी। लेकिन एक सेपरेट बजट के पीछे का आइडिया है एक एकदम लेजर लाइक फोकस लाना। अभी क्या होता है कि फंड्स एक बहुत बड़े कैच ऑल बजट में पतली तरह से फैले होते हैं। एक डेडिकेटेड एग्री बजट से पैसा सीधा क्रिटिकल एरियाज में जाएगा। इसे ऐसे समझे, अभी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी किताब का एक चैप्टर है। एक अलग बजट इसे अपनी खुद की किताब बना देगा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, एग्रीकल्चरल R&D और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए डेडिकेटेड चैप्टर्स होंगे। अच्छा, तो इससे टारगेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और आर्ग्यूमेंट ये है कि इस फोकस से फार्मर्स की इनकम डबल करने और एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में सीधी मदद मिलेगी। तो इस आर्ग्यूमेंट को इफेक्टिवली फ्रेम कैसे किया जाए? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा,
पहला, स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम। दलवाई और शांता कुमार कमिटीज के उन पावरफुल स्टैटिस्टिक्स का यूज करके एस्टैब्लिश करें कि करंट सिस्टम आखिर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, प्रेजेंट द सोल्यूशन। समझाएं कि कैसे एक सेपरेट बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे की एरियाज पर फोकस क्रिएट करेगा। और तीसरा, लिंक टू नेशनल गोल्स। आखिर में इस फोकस्ड इन्वेस्टमेंट को डबलिंग फार्मर्स इनकम और इंडिया को एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाने जैसे बड़े ऑब्जेक्टिव से जोड़कर कंक्लूड करें। सही। प्रैक्टिस सेइंग। प्रॉब्लम से शुरू करें, वेस्टेज और लो फार्मर बेनिफिट। फिर एक सेपरेट बजट की 3 की बेनिफिट्स बताएं, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक अडॉप्शन। और फिर आखिर में इसको डबलिंग फार्मर्स इनकम के गोल से लिंक कर दें। इन शॉर्ट, एक अलग एग्रीकल्चरल बजट फंडिंग को फूड वेस्टेज और कम किसान आय जैसी कोर प्रॉब्लम्स को ठीक करने पर फोकस करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, जिससे सेक्टर का ग्राउंड अप ट्रांसफॉर्मेशन हो। टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो ये हमें आगे के सवाल पर ले आता है ई कॉमर्स के बारे में। Question 3. Growth of e-commerce has huge potential in revolutionizing the agricultural product supply chains. Discuss. बिल्कुल, अभी हमने 40% क्रॉप वेस्टेज की बात की सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से। हाँ, ई-कॉमर्स इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन है। ट्रेडिशनली एक किसान लोकल मंडी में बेचने के लिए मजबूर होता है एक मिडलमैन को जो प्राइस सेट करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे गवर्नमेंट का ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इसे बदल रहे हैं। ऐसी सोचिए कि ये फार्मर्स के लिए एक तरह का अमेज़न है। ये देश भर की हजारों मंडियों को ऑनलाइन जोड़ता है। अच्छा, तो नासिक का एक किसान जिसके पास प्याज का सरप्लस है, वो देख सकता है कि दिल्ली में बेहतर दाम मिल रहे हैं और वहां डायरेक्ट बेच सकता है बिना कई मिडलमैन के कट के। एग्जैक्टली। इसके 3 रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट्स हैं। पहला, जैसा आपने कहा, इट इंक्रीजेस फार्मर इनकम क्योंकि इसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड और बेहतर प्राइस डिस्कवरी मिलती है। दूसरा, इट रिड्यूसेस वेस्टेज क्योंकि प्रोड्यूस को सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरियाज तक एफिशिएंटली पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, इससे नए मार्केट्स खुलते हैं। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचिए। वो छोटे फूड प्रोसेसर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को पैकेज गुड्स जैसे अचार, चिप्स या मसाले सीधा शहरी कंज्यूमर्स को पूरे इंडिया में बेचने का मौका दे रहे हैं। ये तो एक बहुत पावरफुल बदलाव है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या इसका फायदा ज्यादातर बड़े टेक्स सेवी फार्मर्स को ही मिलता है या छोटे किसान भी इसे एक्सेस कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है और इस टॉपिक पर कोई भी अच्छी डिस्कशन में इसे एड्रेस करना जरूरी है। पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, लेकिन 86% भारतीय किसान जो छोटे और मार्जिनल हैं, उन तक लास्ट माइल डिजिटल लिटरेसी और एक्सेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल है, पर उसे रियलाइज करने के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना होगा। तो एक वेल राउंडेड प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्रॉप वेस्टेज डेटा का यूज करके प्रॉब्लम को फ्रेम करना होगा, फिर ई-कॉमर्स के 3 मेन बेनिफिट समझाने होंगे, बेटर मार्केट लिंकेज, कम वेस्टेज और ज्यादा इनकम। ई-नाम और ONBC को कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के तौर पर यूज करें और आखिर में पोटेंशियल को एक्नॉलेज करते हुए कंक्लूड करें, लेकिन साथ ही छोटे किसानों को ऑनलाइन लाकर इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करने के क्रिटिकल चैलेंज को भी हाईलाइट करें। ठीक है, रिहर्स, वेस्टेज डेटा को हुक की तरह मेंशन करें, ई कॉमर्स के 3 की बेनिफिट्स को एग्जांपल्स के साथ समझाएं और इंक्लूसिव ग्रोथ और डिजिटल डिवाइड को पाटने की इंपॉर्टेंस पर कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, ई-कॉमर्स किसानों को सीधा मार्केट से जोड़कर इंडिया के टूटे हुए एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स को ठीक कर सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि टेक्नोलॉजी हर किसान तक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पहुंच पाए। सामान के फ्लो से एक और भी जरूरी रिसोर्स के फ्लो पर आते हैं, पानी। Question 4. Water use efficiency is the keystone in the sustainable development of the Indian agricultural sector. Examine. ये एक बहुत ही अर्जेंट टॉपिक है। बिल्कुल। नीति आयोग हमें एक साफ चेतावनी देता है। इंडिया में दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, लेकिन इस्तेमाल करने लायक फ्रेश वाटर सिर्फ 4% है। और दशकों से हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, अनजाने में समस्या को और बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन को तो एक बड़ी सफलता माना जाता है जिसने हमें फूड सिक्योर बनाया। हाँ, वो बिल्कुल था, लेकिन उसकी एक छिपी हुई कीमत थी। उसने पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों जैसे चावल और गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया, अक्सर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है, जैसे पंजाब। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP और बिजली पानी पर सब्सिडी जैसी पॉलिसीज ने इनकरेज किया। नतीजा, हम अपने ग्राउंड वाटर का बेहद ज्यादा दोहन कर रहे हैं। ऐसा है जैसे हम एक बैंक अकाउंट से पैसे निकालते जा रहे हैं बिना बैलेंस चेक किए। तो सोल्यूशन क्या है? हम ज्यादा एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं? सोर्सेज एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी बताते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी। फ्लड इरिगेशन से हटकर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स पर जाना। इजराइल इसमें वर्ल्ड लीडर है। उनके सिस्टम पानी को सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे पानी का इस्तेमाल 70% से ज्यादा कम हो जाता है। 70%? वाओ। हाँ। नंबर 2, पॉलिसी शिफ्ट। किसानों को उनके लोकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए सूटेबल फसलें उगाने के लिए एनकरेज करना, न कि सिर्फ वो जिनकी MSP ज्यादा है। नंबर 3, प्राइसिंग। पानी और बिजली की सब्सिडीज में सुधार करना ताकि ओवर यूज को डिस्करेज किया जा सके। ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है पर जरूरी है। और 4th, ट्रेडिशनल मेथड्स।
ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक्स को फिर से जिंदा करना। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न टेक और स्मार्ट पॉलिसी का एक मिक्स जरूरी है। अगर मैं ये समझा रहा होता तो मैं नीति आयोग के शॉकिंग डेटा से शुरू करता, पिछली पॉलिसी से पैदा हुई प्रॉब्लम को समझाता और फिर ये 4 पार्ट वाला सोल्यूशन पेश करता। ये एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है और आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं वाटर एफिशिएंसी के मल्टीपल बेनिफिट्स हाईलाइट करके। ये सिर्फ पानी बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सॉइल डिग्रेडेशन कम होता है और गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बोझ भी कम होता है। याद रखना। गॉट इट। प्रैक्टिसिंग वाटर स्कैसिटी डेटा से शुरू करें, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बढ़ावा देने की प्रॉब्लम समझाएं, फिर 4 सॉल्यूशंस दें, माइक्रो इरिगेशन, स्मार्ट क्रॉपिंग, सब्सिडी रिफॉर्म और ट्रेडिशनल मेथड्स, और ब्रॉड बेनिफिट्स पर कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, दुनिया के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर के साथ इंडिया को फ्यूचर फूड और वाटर सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और पॉलिसी रिफॉर्म्स के जरिए जल्द से जल्द वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर अपनाना होगा। इस सब में काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो हमें हमारे अगले सवाल पर ले आता है। Question 5. Robust economic growth requires a complementation between the public and private investment. Examine the statement with reference to falling private investments. ये क्लासिक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में। हाँ, इसको ऐसे सोचिए, गवर्नमेंट मेन हाईवे बनाती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इससे प्राइवेट कंपनीज के लिए उस हाईवे के किनारे फैक्ट्रीज, दुकानें और घर बनाना अट्रैक्टिव हो जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए गए हर $1 से 3.5 से $4 तक की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेट का काम करता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अगर लॉजिक इतना क्लियर है? हमारे सोर्सेज कुछ की रीजंस बताते हैं। हाई रेगुलेटरी बर्डन, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रूल्स और परमिट्स मिलने में देरी, ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर आते हैं। देखिए, एक प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए टाइम इज मनी। अगर कोई प्रोजेक्ट सालों तक रेड टेप में फंसा रहेगा तो वो अपना पैसा कहीं और ले जाएगा। नतीजा ये है कि वो मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। तो बदलाव की क्या जरूरत है? सोर्सेज गवर्नमेंट के लिए एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट का सुझाव देते हैं, एक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनने का। सिर्फ नियम बनाने के बजाय गवर्नमेंट का रोल एक्टिवली प्रोजेक्ट्स को आसानी से और जल्दी शुरू करने में मदद करना होना चाहिए। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनोवेशन, R&D और टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए जरूरी प्राइवेट कैपिटल आएगा। समझ गया। तो स्ट्रक्चर होगा, सिनर्जी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करो, समझाओ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो इनोवेशन और एफिशिएंसी लाता है। फिर प्रॉब्लम को डायग्नोस करो, उसके गिरने के कारण, और आखिर में सॉल्यूशन दो, गवर्नमेंट का रोल शिफ्ट एज अ फैसिलिटेटर। एग्जैक्टली। रिहर्स PPP सिनर्जी और क्राउडिंग इन इफेक्ट को समझाएं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरने के कारण लिस्ट करें, रेड टेप डिलेज और गवर्नमेंट के फैसिलिटेटर बनने के सोल्यूशन के साथ कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बीच तालमेल जरूरी है, लेकिन प्राइवेट पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को रेगुलेटरी बाधाओं को साफ करके रास्ता बनाना होगा। इकोनॉमी बनाने से बेहतर खाना बनाने तक। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। Question 6. Discuss several ways in which biotechnology can help in ensuring food security in India. ये वो जगह है जहां साइंस फिक्शन खेत से मिलता है। सही कहा। IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज अपने अनप्रेडिक्टेबल मौसम, सूखे और बाढ़ के साथ हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बायोटेक्नोलॉजी इससे लड़ने के लिए हमारे सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। जब लोग फूड में बायोटेक्नोलॉजी सुनते हैं तो उन्हें अक्सर जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स का ख्याल आता है। क्या ये उसी के बारे में है? वो इसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। GM क्रॉप्स जैसे BT कॉटन, जो पेस्ट रेजिस्टेंट होने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, इंडिया में पहले एक गेम चेंजर साबित हो चुका है। लेकिन इसके एप्लीकेशंस और भी ब्रॉड है। पहला, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। साइंटिस्ट्स चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों की ऐसी किस्में डेवलप कर सकते हैं जो हाई सैलिनिटी, सूखे या बाढ़ जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। दूसरा, न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट, बायोफोर्टिफिकेशन। हम हिडन हंगर या न्यूट्रिएंट पॉवर्टी से निपट सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, चावल की एक वैरायटी जिसमें विटामिन A बायोफोर्टिफाई किया गया है, जो बच्चों में अंधेपन को रोकने में मदद कर सकता है। ओह वाओ, गोल्डन राइस, सुना है इसके बारे में। हाँ। तीसरा, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। नैनो यूरिया जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स से ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरनमेंट के लिए कम हानिकारक होते हैं। और चौथा, रिड्यूसिंग स्टबल बर्निंग। पूसा डिकम्पोजर, जो IAI द्वारा डेवलप किया गया एक माइक्रोबियल सोल्यूशन है, फसल के अवशेषों को खेत में ही डिकम्पोज करके खाद में बदल सकता है। इससे एयर पोल्यूशन रुकता है और सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं, बल्कि क्वालिटी, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। ये तो पूरा एक टूल किट है। बिल्कुल। तो एक आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे, क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी पर खतरा, IPCC रिपोर्ट का हवाला देते हुए। फिर बॉडी में आप इन डाइवर्स एप्लीकेशंस को प्रेजेंट करेंगे, GM क्रॉप्स, क्लाइमेट रेजिलियंस, बायोफोर्टिफिकेशन और बायोडिकम्पोजर्स, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक यादगार एग्जाम्पल देते हुए। आखिर में आप इन कोशिशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी जीरो हंगर हासिल करने से जोड़कर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस। IPC क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट से शुरू करें,
बायोटेक के कम से कम 4 अलग-अलग एप्लीकेशंस को क्लियर एग्जांपल्स बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, पूसा डिकम्पोजर के साथ लिस्ट करें और SDG 2 यानी जीरो हंगर से जोड़कर कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, बायोटेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की खेती के लिए एक जरूरी टूल किट है जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स से लेकर न्यूट्रिएंट रिच फूड्स तक के सॉल्यूशंस पेश करता है, जिससे इंडिया को क्लाइमेट चेंज के दौर में फूड सिक्योरिटी हासिल करने में मदद मिल सकती है। और इस पहले सेक्शन को खत्म करने के लिए खेत से न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ चलते हैं। Question 7. Explain the significance of the Fast Breeder Reactor (FBR) in achieving the goals of India's nuclear energy program. ओके, ये काफी टेक्निकल लग रहा है, लेकिन चलिए इसे एक एनालॉजी से तोड़ते हैं। सही। इमेजिन कीजिए आपके पास एक जादुई स्टोव है जो न सिर्फ आपका खाना पकाता है बल्कि जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल पैदा भी करता है। इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कुछ ऐसा ही जादुई स्टोव है। जितना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल, ये कैसे पॉसिबल है? यही तो डॉक्टर होमी जे भाभा द्वारा इमेजिन किए गए इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का कमाल है। स्टेज 1, हम अपने लिमिटेड नेचुरल यूरेनियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करके अपने पहले सेट ऑफ रिएक्टर्स को पावर करते हैं। इन रिएक्टर से जो वेस्ट या बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है प्लूटोनियम। स्टेज 2, यहाँ FBR का रोल आता है। ये स्टेज 1 से निकले प्लूटोनियम को अपने प्राइमरी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। जब ये एनर्जी जनरेट करता है तब ये दूसरे मटेरियल्स जैसे थोरियम को यूजेबल न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट करके और फ्यूल ब्रीड भी करता है। अच्छा। स्टेज 3, गोल ये है कि आखिर में हम अपने विशाल थोरियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करके अगले जनरेशन के रिएक्टर्स को पावर करें। FBR वो क्रिटिकल ब्रिज है जो हमें स्टेज 1 से स्टेज 3 तक ले जाता है। तो FBR हमारे थोरियम रिजर्व्स को अनलॉक करने की चाबी है, जो हमारे पास यूरेनियम के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इससे हम न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। इंडिया हाल ही में रशिया के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके पास ये ऑपरेशनल FBR टेक्नोलॉजी है। इसकी सिग्निफिकेंस 4 गुना है। 1, एनर्जी सिक्योरिटी। ये हमारी कम यूरेनियम रिजर्व्स की समस्या को हल करता है और हमें अपने विशाल थोरियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करने देता है। 2, सस्टेनेबिलिटी। ये कन्वेंशनल रिएक्टर्स के मुकाबले काफी कम न्यूक्लियर वेस्ट पैदा करता है। 3, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये महंगे यूरेनियम को इंपोर्ट करने की हमारी जरूरत को कम करता है। और 4, क्लाइमेट गोल्स। ये क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है जो इंडिया को अपने COP28 कमिटमेंट्स पूरे करने में मदद करेगा। ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसे समझाने के लिए 3 स्टेज प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से शुरू करना चाहिए। FBR के लिए मैजिक स्टोव या ब्रिज एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर इन 4 की पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस को लिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और आप कलपक्कम के हमारे FBR प्लांट के एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे पंचमृत क्लाइमेट टारगेट्स हासिल करने के लिए कितना सेंट्रल है। थोड़ा सोच लो। सही है। प्रैक्टिसिंग 3 स्टेज प्रोग्राम को समझाएं। FBR के रोल को स्टेज 2 में एक ब्रिज के रूप में डिस्क्राइब करें। इसकी 4 की सिग्निफिकेंसेस लिस्ट करें: एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमी और क्लाइमेट गोल्स। और COP28 से इसके लिंक के साथ कंक्लूड करें। इन शॉर्ट, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया की न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस का आधार है, जो एक मैजिक स्टोव की तरह काम करता है, न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल करके नया फ्यूल बनाता है और क्लीन एनर्जी के लिए हमारे विशाल थोरियम रिजर्व्स को अनलॉक करता है। चलिए अब हम पार्ट 2 में चलते हैं, जहां हम एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी पर बात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर। क्वेश्चन 8, How does the draft EIA notification 2020 differ from the existing EIA notification 2006? EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तो वो प्रोसेस है ना जिससे किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे फैक्ट्री या डैम को शुरू करने से पहले उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा ये देखा जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह से पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ये लोगों को राइट टू एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन देता है। लेकिन सवाल है 2020 के ड्राफ्ट और 2006 के नोटिफिकेशन के बीच के फर्क पर। 2020 का ड्राफ्ट काफी कंट्रोवर्शियल था। उसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि वो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को अलाउ करता था। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मतलब एक प्रोजेक्ट जो बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के शुरू हो चुका है वो बाद में फाइन देकर क्लियरेंस ले सकता है। क्रिटिक्स का कहना था कि इससे पोल्यूटेंट पे का प्रिंसिपल प्रमोट होगा। एक तरह से पहले गलती करो फिर पैसे देकर बच जाओ। इसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड को कम करने और कई प्रोजेक्ट्स को पब्लिक हियरिंग से एग्जेम्प्ट करने जैसे प्रपोजल्स भी थे। अच्छा, तो इससे तो पूरा EIA का पर्पस ही डिफीट हो जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को पहले से प्रोटेक्ट करना है। तो इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले EIA की प्रोसेस को ब्रीफली समझाएं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एक्सेट्रा। फिर 2006 वर्सेस 2020 के की डिफरेंसेस को हाईलाइट करें, खासकर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस और पब्लिक कंसल्टेशन जैसे पॉइंट्स पर। फिर इसके चैलेंजेस बताएं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस। और आखिर में कंक्लूड करें कि EIA को डाइल्यूट करने से लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। समझ गया। तो इसका माइक्रो रिकैप होगा: The 2020 draft EIA weakened environmental protections by introducing concepts like post facto clearance, undermining the core principle of prevention. परफेक्ट। अब पानी से जुड़ी एक और समस्या देखते हैं। क्वेश्चन 9, What are the key features of the National Clean Air Program (NCCAP) initiated by the Government of India? NCCAP ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। एयर पोल्यूशन तो खासकर शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बिल्कुल, NCP 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 कॉन्सेंट्रेशन को 20 से 30% तक कम करना 2017 के लेवल्स के कंपैरिजन में। 20 से 30%, ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट है। हाँ है,
और इसकी एक की फीचर ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर बेस्ड है। मतलब इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं। इसने 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई किया है। ये वो शहर है जो कंसिस्टेंटली नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, और इन शहरों के लिए सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स बनाए जा रहे हैं। तो ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, हर शहर की प्रॉब्लम अलग है तो सोल्यूशन भी अलग होगा। सही है। और इसके फीचर्स क्या हैं? एक और बड़ा फीचर है मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाना। बेटर डेटा कलेक्शन के बिना हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसका एक चैलेंज ये है कि इसके टारगेट्स लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर के हैं। अच्छा, तो एनफोर्समेंट एक इशू हो सकता है। तो इसके आंसर में पहले एनसीएपी का एम बताना है, फिर इसके की फीचर्स जैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच, सिटी स्पेसिफिक प्लान्स और मॉनिटरिंग को लिस्ट करना है, और आखिर में नॉन बाइंडिंग नेचर वाला चैलेंज मेंशन करके कंक्लूड करना है। Exactly. In short, NCAP is India's first major national framework for air pollution reduction, using a city-specific and collaborative approach, though its non-binding targets remain a challenge. एयर पोल्यूशन के बाद अब आते हैं एक मॉडर्न डे पोल्यूशन पर, डिसइंफॉर्मेशन। Question 10. What is disinformation and how does it threaten India's internal security? डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज ये तो हर दिन का इशू बन गया है। हाँ, डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इंटेंशनली बनाई और फैलाई गई गलत इन्फॉर्मेशन है जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना या प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहला, ये सोशल हार्मनी को डिसरप्ट कर सकता है, जैसे दो कम्युनिटीज के बीच नफरत फैलाना। एनसीआरबी का डेटा भी दिखाता है कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। दूसरा, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में मिसट्रस्ट पैदा करता है, जैसे इलेक्शंस या जुडिशरी के बारे में झूठी खबरें फैलाना। तीसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकता है। याद है मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स जो व्हाट्सएप रूमर्स से ट्रिगर हुए थे? हाँ बिल्कुल, और नेशनल इमरजेंसीज के टाइम जैसे पैंडेमिक ये और भी खतरनाक हो जाता है। तो इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, आईटी एक्ट 2000 और नए आईटी रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है। लेकिन चैलेंज ये है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, और एआई और डीप फेक्स के आने से इसे पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। सही बात है। तो आंसर में पहले डिसइंफॉर्मेशन को डिफाइन करना होगा, फिर 5-6 पॉइंट्स में बताना होगा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा क्यों है, एग्जांपल्स के साथ। फिर गवर्नमेंट के रोल को बताना है, और आखिर में एआई जैसे नए चैलेंजेस पर कंक्लूड करना है। बिल्कुल सही। In short, disinformation is weaponized falsehood that threatens internal security by fueling social discord and eroding trust in institutions, a challenge now amplified by AI. सिक्योरिटी से अब हम एम्प्लॉयमेंट पर आते हैं, जो कि एक तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। Question 11. Discuss the transformation in employment in India in the wake of Industry 4.0. इंडस्ट्री 4.0 यानी एआई, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, ये सब जॉब्स को कैसे बदल रहा है? ये एक फंडामेंटल शिफ्ट ला रहा है। पहले, स्किल रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। रूटीन मैनुअल जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं, और हाई स्किल जॉब्स जैसे डेटा साइंटिस्ट्स, एआई स्पेशलिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो एक स्किल शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, एक सेक्टर शिफ्ट भी हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ लो स्किल जॉब्स कम हो सकती हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी और गिग इकोनॉमी जैसे फ्रीलांस वर्क में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी लेबर फोर्स इस बदलाव के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, जो एक एडवांटेज है, लेकिन उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए स्किल करना एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट इसके लिए काफी स्कीम्स चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो वोकेशनल ट्रेनिंग और मॉडर्न स्किल्स पर फोकस करती है। स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसके जवाब में हमें ट्रांसफॉर्मेशन के दो पहलुओं, स्किल शिफ्ट और सेक्टर शिफ्ट पर बात करनी होगी। फिर इंडियन लेबर फोर्स कितनी तैयार है, इस पर आना होगा, और गवर्नमेंट की 6-7 स्कीम्स का जिक्र करना होगा, और आखिर में इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल से जोड़कर कंक्लूड कर सकते हैं। एकदम से। In short, Industry 4.0 is shifting employment towards high-skill, service-oriented roles, and India's ability to achieve its economic goals depends on rapidly upskilling its massive workforce for this new reality. ये सब आर्थिक बदलाव समाज पर क्या असर डाल रहे हैं? अगला सवाल उसी पर है। Question 12. Has liberalization led to social equity in India? 1991 रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, पर क्या इससे सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समानता आई? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। एक तरफ लिबरलाइजेशन ने पॉवर्टी को कम करने में मदद की, नए जॉब्स क्रिएट हुए, मिडिल क्लास एक्सपैंड हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसने इनइक्वालिटी को भी बढ़ाया है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा वेल्थ है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी है। कुछ स्टेट्स ने बहुत प्रोग्रेस की, जबकि कुछ पीछे रह गए। एक रूरल अर्बन डिवाइड भी है, और एक डिजिटल डिवाइड भी पैदा हुआ है, जहां टेक्नोलॉजी तक एक्सेस ना होने से लोग पीछे रह जाते हैं।
फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी बहुत बड़ा है, जहां सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि केक का साइज तो बड़ा है, पर उसके स्लाइसेस बराबर नहीं बढ़े हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या उपाय हैं? गवर्नमेंट ने इसके लिए कई स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, जिससे सब्सिडीज डायरेक्ट बेनिफिशियरीज तक पहुंच रही हैं। स्टैंड अप इंडिया, जो वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। आयुष्मान भारत, जो हेल्थ सिक्योरिटी दे रही है। इनका एम ग्रोथ के बेनिफिट्स को सब तक पहुंचाना है। तो इसके आंसर में हमें दोनों साइड दिखानी होंगी, पॉजिटिव इफेक्ट्स जैसे पॉवर्टी रिडक्शन और नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, रीजनल डिस्पैरिटी एटसेट्रा। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए 5-6 स्कीम्स का एग्जाम्पल देकर और SDG 5 जेंडर इक्वालिटी से लिंक करके कंक्लूड करना होगा। सही। In short, while liberalization fueled India's economic growth and reduced absolute poverty, it has also widened inequalities, making targeted schemes for inclusive development more crucial than ever. अब रूरल इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, लाइवस्टॉक। Question 13. How does livestock rearing contribute to the socio-economic status of the rural population? गांव की इकोनॉमी में पशुधन या लाइवस्टॉक का क्या रोल है? बहुत ही क्रिटिकल रोल है, खासकर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। पहला, ये इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक जरिया है। खेतीबाड़ी मौसम पर निर्भर करती है। अगर फसल खराब हो जाए तो लाइवस्टॉक जैसे दूध या अंडे बेचकर एक सेफ्टी नेट का काम करता है। एक तरह का इंश्योरेंस है। दूसरा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूध, अंडे, मीट से रूरल फैमिलीज की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होती हैं। तीसरा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, खासकर विमेन के लिए। डेयरी सेक्टर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा ड्राफ्ट पावर, खेत जोतने के लिए और ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद भी मिलता है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस भी हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, अच्छी ब्रीड के पशु खरीदना महंगा होता है, फॉडर या चाने की कमी एक बड़ा इशू है, और ज़ूनोटिक डिजीजेस का रिस्क रहता है, यानी वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। सही है। तो आंसर में हमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर इसके 7-8 पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने होंगे, इनकम, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फिर 2-3 चैलेंजेस मेंशन करके कंक्लूड करना होगा। हाँ, इन शॉर्ट, Livestock is the backbone of the rural economy, acting as an insurance against crop failure, a source of nutrition, and a key driver of income diversification, especially for women. अब आखिरी सवाल पर आते हैं इस सेक्शन के, PLI स्कीम। Question 14. What is the production-linked incentive PLI scheme and how will it boost the semiconductor industry in India? PLI scheme. इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। ये है क्या? PLI का मेन ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, इंपोर्ट्स कम करना और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना। इसमें गवर्नमेंट कंपनीज को इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की इंक्रीमेंटल सेल्स पर एक इंसेंटिव देती है। मतलब जितना ज्यादा आप इंडिया में बनाकर बेचेंगे, उतना ज्यादा आपको सरकारी इंसेंटिव मिलेगा। इससे कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इनकरेज होती हैं। अच्छा, तो मेक इन इंडिया को एक पुश देने का तरीका है ये। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है? अभी तक हम इनके लिए लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर निर्भर है। ये एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। इसलिए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स के लिए खास PLI स्कीम अनाउंस की है, जिसका नाम है DLI या डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। इससे न सिर्फ हम सेल्फ रिलायंट होंगे, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनेंगे। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमारे फोन्स में मेड इन इंडिया चिप्स हो सकती हैं। इसके आंसर के लिए पहले PLI के 5-6 ऑब्जेक्टिव्स बताने होंगे, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसकी भूमिका समझानी होगी, DLI स्कीम और सेल्फ रिलायंस पर फोकस करके, और हाल ही में जो 4 नए प्लांट्स अनाउंस हुए हैं उनका एग्जांपल देकर कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। In short, the PLI scheme is a powerful policy tool to boost domestic manufacturing, and for semiconductors, it's a strategic move to build self-reliance in a critical technology and make India a global electronics hub. चलिए अब आखिरी पार्ट में चलते हैं, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर बात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी पर। Question 15. What are the reasons for delays in infrastructure projects in India? ये तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर शहर में कोई ना कोई फ्लाईओवर या मेट्रो लाइन सालों से बनती रहती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा है लैंड एक्विजिशन। जमीन अक्वायर करना एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें अक्सर लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। दूसरा है रेगुलेटरी डिलेज। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और दूसरे परमिट्स लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तीसरा है पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। फिर फंडिंग इश्यूज भी होते हैं और कभी-कभी पॉलिटिकल रीजन से भी प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। और इस देरी का असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर है कॉस्ट ओवररन्स। प्रोजेक्ट जितना लेट होता है, उसकी लागत उतनी बढ़ती जाती है। इससे प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, और आम जनता को इसका फायदा देर से मिलता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जहां सारे परमिट्स एक ही जगह से मिल जाएं। बेटर PPP मॉडल्स, जहां रिस्क आसानी से शेयर हो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म, जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। तो आंसर में पहले 7-8 कारण बताने हैं, फिर उसके असर जैसे कॉस्ट ओवररन्स को समझाना है, और आखिर में सॉल्यूशंस देकर विजन 2047 से लिंक करके कंक्लूड करना है। Perfect. In short, delays in Indian infrastructure projects caused by land acquisition and regulatory hurdles lead to massive cost overruns,
and the solution lies in integrated planning and single window clearance systems. अब जमीन से आसमान की तरफ चलते हैं, इंडियन स्पेस सेक्टर। Question 16. Discuss the opportunities for the private sector in the Indian space sector. ISRO ने तो कमाल किया ही है, पर अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्पेस सेक्टर खुल रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इंडिया का एम है ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर 2-3% से बढ़ाकर 10% तक ले जाना, और ये प्राइवेट सेक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च सर्विसेज, स्काईरूट एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स खुद के रॉकेट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस टूरिज्म भी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। वाओ, तो अब सिर्फ ISRO नहीं बल्कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट लॉन्च कर सकती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? गवर्नमेंट ने स्पेस पॉलिसी 2023 लॉन्च की है, जो प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्लियरली डिफाइन करती है। इन स्पेस नाम की एक एजेंसी बनाई गई है जो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी का काम करेगी, और स्पेस सेक्टर में 100% FDI भी अलाउ कर दिया गया है। तो आंसर के लिए पहले ग्रोथ पोटेंशियल डेटा के साथ बताना है, फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए 5 अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करनी है स्टार्टअप एग्जांपल्स के साथ, और आखिर में गवर्नमेंट के स्टेप्स बताकर कंक्लूड करना है। सही है। In short, India is opening up its space sector to private players, creating vast opportunities in satellite launches and data services, with the government acting as a facilitator to capture a larger share of the global space economy. आसमान से वापस जमीन पर आते हैं और प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को देखते हैं। Question 17. What are the ecological threats posed by plastic waste? प्लास्टिक वेस्ट तो एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। हाँ, और इसके इकोलॉजिकल थ्रेट्स बहुत गंभीर हैं। पहला, ये मरीन लाइफ को तबाह कर रहा है। पैसिफिक ओशन में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इसका एक जीता जागता सबूत है। जानवर इसे खाना समझकर खा लेते हैं। दूसरा, ये टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाता है, जो हमारे पानी, मिट्टी और हवा में घुल जाते हैं। ये फूड चेन में एंटर कर चुके हैं। तीसरा, ये सॉइल और वाटर को कंटामिनेट करता है, उनकी क्वालिटी खराब करता है। और अब एक नया खतरा है प्लास्टिक रस्ट, जहां प्लास्टिक पिघलकर चट्टानों का हिस्सा बन रहा है। ये तो बहुत डरावना है। इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM रूल्स 2016 लागू किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके तहत प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो अपने वेस्ट को कलेक्ट और रिसाइकिल करें। तो आंसर में 7-8 इकोलॉजिकल थ्रेट्स बताने होंगे, पैसिफिक गार्बेज पैच और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे एग्जांपल्स के साथ। फिर गवर्नमेंट के उपाय बताकर वन हेल्थ अप्रोच के साथ कंक्लूड करना होगा, जहां इंसान, जानवर और एनवायरनमेंट की हेल्थ को एक साथ देखा जाता है। सही। In short, plastic waste poses a grave ecological threat through marine pollution and microplastic contamination of the food chain, requiring a One Health approach and strict implementation of waste management rules. अब कोस्टल सिटीज की वल्नरेबिलिटी पर बात करते हैं। Question 18. Why are coastal cities more vulnerable to disasters? एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हमारे बड़े बड़े शहर समुद्र के किनारे हैं, और क्लाइमेट चेंज से उन पर खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल, उनकी वल्नरेबिलिटी कई गुना है। पहला, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। दूसरा, सी लेवल राइज से कोस्टल इरोजन और फ्लडिंग का खतरा है। मुंबई जैसे शहर के बड़े हिस्से 2050 तक सबमर्ज हो सकते हैं। तीसरा, इन शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे डिजास्टर के टाइम नुकसान ज्यादा होता है। हमने मुंबई 2005, चेन्नई 2015 और केरला 2018 की बाढ़ में इसका असर देखा है। तो इस सिचुएशन में सेंडाई फ्रेमवर्क कैसे रेलेवेंट है? यह है क्या? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक ग्लोबल एग्रीमेंट है। इसका फोकस डिजास्टर के बाद रिलीफ देने से ज्यादा डिजास्टर से पहले रिस्क कम करने पर है। ये 4 प्रायोरिटीज पर काम करता है। 1. अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, मतलब वनरेबिलिटी मैपिंग करना। 2. स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 3. इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, जैसे रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। 4. एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को आसानी से आम लोगों तक पहुंचाना। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। इसके आंसर में पहले वल्नरेबिलिटी के कारण बताने होंगे एग्जांपल्स के साथ, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क के 4-5 पॉइंट्स को समझाना होगा, और आखिर में प्रोएक्टिव अप्रोच पर कंक्लूड करना होगा। हाँ, in short, coastal cities are disaster hotspots due to climate change, and the Sendai framework provides a crucial proactive roadmap to reduce risk by building resilient infrastructure and strengthening early warning systems. अब एक ऐसी डिजास्टर पर आते हैं जो दिखता नहीं, साइबर अटैक्स। Question 19. Why do we need a dedicated cyber security force in India? एम्स पर हुआ साइबर अटैक, महाराष्ट्र के पावर ग्रिड पर कोशिश, ये सब दिखाता है कि साइबर अटैक सब सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं है। सही कहा। अब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इनके बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो अब हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है, जहां मिलिट्री एक्शन के साथ साथ साइबर अटैक्स का भी इस्तेमाल होता है। दूसरा, हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स सब ऑनलाइन और इंटरकनेक्टेड है। इन पर एक अटैक पूरे देश को ठप कर सकता है। इसलिए एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है। एक ऐसी फोर्स जो 24/7 सिर्फ इसी काम पर फोकस करे। इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? इसकी कई जिम्मेदारियां होंगी।
पहला 24/7 सर्वेलेंस एंड थ्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग, दूसरा प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CII, तीसरा इंसिडेंस रिस्पांस, अटैक होने पर तुरंत एक्शन लेना, चौथा साइबर फोरेंसिक्स, अटैक किसने और कैसे किया इसकी जांच करना, और पांचवा ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी डेवलप करना डिटरेंस के लिए। तो आंसर में एम्स जैसे हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल से शुरू करना है, फिर अटैक्स बढ़ने के कारण बताने हैं, और आखिर में एक डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत को 7-8 पॉइंट्स में समझाना है। बिल्कुल, इन शॉर्ट, high profile attacks on critical infrastructure like AIMS show that cyber warfare is a major national security threat, necessitating a dedicated 24/7 cyber security force for surveillance, defense and response. और अब आखिरी सवाल, बॉर्डर मैनेजमेंट। Question 20. What are the challenges in border management in India? इंडिया का बॉर्डर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स में से एक है। हाँ, और इसके चैलेंजेस भी यूनिक हैं। पहला, डिफिकल्ट टेरेन, हिमालयाज के ऊंचे पहाड़, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, रन ऑफ कच्छ का मार्शलैंड, हर जगह अलग चैलेंज है। दूसरा, पोरस बॉर्डर्स, कई जगहों पर बॉर्डर क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और फेंसिंग करना मुश्किल है। तीसरा, एथनिक टाइज अक्रॉस द बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट में कई कम्युनिटीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं, उनके आने जाने को रोकना मुश्किल है। और चौथा, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे बॉर्डर हाट्स। और इन चैलेंजेस से क्या-क्या इश्यूज पैदा होते हैं? इससे कई गंभीर इश्यूज पैदा होते हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग, इंसर्जेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फेक करेंसी का सर्कुलेशन। इससे डील करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, जिसमें सेंसर्स, रेडार्स और कैमरास का नेटवर्क है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट लाना, जैसे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिससे लोकल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। तो आंसर को 2 हिस्सों में तोड़ना होगा, चैलेंजेस, टेरेन, एथनिक टाइज, और रिजल्टिंग इश्यूज, ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी। फिर वे फॉरवर्ड में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट वाले पॉइंट्स बताकर कंक्लूड करना होगा। एकदम सही। In short, India's complex border management is challenged by difficult terrain and cross-border ethnic ties, leading to issues like trafficking and insurgency, which requires a holistic solution combining advanced technology with local development. तो ये थी हमारी वर्ल्ड विंड टूर। हमने देखा कि कैसे ऑफ बजट बोरोइंग से देश की फिस्कल हेल्थ छुप सकती है, कैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और कैसे साइबर अटैक्स नए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बन गए हैं। कोर थीम क्या थी? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस में है। हाँ, जिसमें इकोनॉमी में फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना की है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और बेहतर वाटर मैनेजमेंट से किसान की आय डबल हो सकती है, और एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी में प्रोएक्टिव कदम EIA से लेकर एक डेडिकेटेड साइबर फोर्स तक अब नॉन नेगोशिएबल हैं। अब चलिए स्ट्रक्चर्ड स्किल्स को टेस्ट करते हैं। थोड़ा सोचिए। पहला सवाल, Q5 पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आंसर के 3 मेन सेगमेंट्स क्या होंगे? मैं ट्राई करूं। पहले वाई यानी सिनर्जी, फिर व्हाट यानी बेनिफिट्स, और आखिर में हाउ यानी फैसिलिटेटर रोल। बिल्कुल सही। क्विक गाइड, स्टार्ट विद द व्हाई, सिनर्जी, देन द व्हाट, बेनिफिट्स, एंड फाइनली द हाउ, फैसिलिटेटर रोल। परफेक्ट। दूसरा, बायोटेक्नोलॉजी के आंसर को और मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं? हर पॉइंट के लिए एक रिलेटेबल एग्जांपल देकर, जैसे न्यूट्रिशन के लिए गोल्डन राइस, पोल्यूशन के लिए पूसा डिकम्पोजर। विजुअल्स हेल्प करते हैं। Excellent. Quick guide. Use specific, relatable examples. Golden rice for nutrition, Pusa decomposer for pollution. Visuals help. तीसरा, साइबर अटैक्स के आंसर में इंट्रो के लिए सबसे पावरफुल हुक क्या होगा? किसी रीसेंट बड़े एग्जांपल से शुरू करना, जैसे एम्स अटैक। ये तुरंत अटेंशन ग्रैब करता है। Exactly. Quick guide. Start with a recent big example like the AIMS attack. It grabs attention immediately. चौथा, सिंडाई फ्रेमवर्क के पॉइंट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं? इन्हें 2 वर्ड्स में बांट सकते हैं, बिफोर डिजास्टर, मैपिंग रेजिलिएंट इंफ्रा, और ड्यूरिंग आफ्टर डिजास्टर, अर्ली वार्निंग, मिटिगेशन। Brilliant. Quick guide. Group them into before disaster, mapping, resilient infra, and during after disaster, early warning, mitigation. पांचवा, PLI स्कीम के आंसर को आत्मनिर्भर भारत से कैसे कनेक्ट करोगे? कंक्लूजन को इस तरह फ्रेम करके कि कैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देना सीधा सेल्फ रिलायंस के गोल को पूरा करता है। Spot on. Quick guide. Frame the conclusion around how boosting domestic manufacturing directly serves the goal of self-reliance. और आखिरी, बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉम्प्लेक्स आंसर को सिंप्लीफाई कैसे करें? 2 क्लियर सेक्शंस बनाकर, चैलेंजेस, टेरेन, एथनिक टाइज, और रिजल्टिंग इश्यूज, ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी। इससे एक लॉजिकल फ्लो बनता है। तो आपका चैलेंज ये है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन चुनिए और उसके आंसर स्ट्रक्चर को 2 मिनट में आवाज देकर प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई इट। ये थी हमारी गहरी पड़ताल। याद रखिएगा, नॉलेज को स्ट्रक्चर करना उसे पावरफुल बनाने का पहला कदम है। अगली बार तक कीप डाइविंग डीप।